Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we will read the poem Second, an elementary school classroom in a slum. And this is the second poem from the book Flamingo. So students, let's start the poem An elementary school classroom in a slum. And first of all we will read about the poem Stephen Spender. So Stephen Spender, born in 1909 and died in 1995. He was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. And जो स्टीफन स्पेंडर हैं एक इंग्लिश पोएट थे और एक एसेइस्ट भी थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड था वो बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था और 1930 में वो बर्लिन चले गए थे. स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. और स्पेंडर ने अपने आप जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी गहरा इंटरेस्ट उन्होंने लिया और अपने आप को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, समाजवादी और जो पैसिफिस्ट, द पर्सन हु लव्स पीस. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न मैन एंड द एन ऑटोबायोग्राफी वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. तो ये उनकी बुक्स के नाम हैं जो उन्होंने लिखी हैं या जो पोएम्स हैं. इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, he has concentrated on themes of social injustice and class inequality. यानी ये जो पोएम है हम पढ़ने जा रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी एक स्लम का मतलब क्या होता है, एक जिसको हम गंदी बस्ती भी कह सकते हैं, यानी जहाँ पर बहुत ही पुअर पीपल रहते हैं, है ना. उनका ऐसी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय है और उसका एक क्लासरूम है, उसमें बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं. तो उन्हीं बच्चों को लेकर के उन्होंने पोएम लिखी है और उन्होंने कंसंट्रेट किया है किस थीम पर, जो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ है. हमारे समाज में सोशल इनजस्टिस चारों तरफ फैला हुआ है, यानी सामाजिक रूप से लोगों के साथ अन्याय होता है, और क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत तरीके के आधार पर इनइक्वालिटीज़ फैली हुई हैं. तो उनके बारे में इस पोएम में बताया गया है. तो आइए शुरू करते हैं पोएम को. Far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pillar. The tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk at back of the dim class, one unnoted. Sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game and tree room other than this. So the poet says about the children who are sitting in the classroom, which the classroom is the classroom of an elementary school situated in a slum area. And the poet is telling us about these children, that these children are very far away from the gusty waves. Gusty waves means जो strong winds हैं, जो यानी जो हवा होती हैं, जो लहरें होती हैं, यानी जैसे हम शहर में रहते हैं और हवा के जो झोंके हैं वो हमारे चेहरों पर पड़ते हैं तो हमें बड़े ही ताजगी का अनुभव होता है, हमें प्रसन्नता होती है. तो पोइट यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, इनके जो फेसेस हैं वो उन गस्टी वेव्स से काफ़ी दूर हैं, वो उनसे बहुत दूर हैं, वो उनके पास नहीं जा सकते. और वो कहता है लाइक रूटलेस वीड्स द, और ये जो बच्चे हैं इनके जो चेहरे हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, रूटलेस वीड. रूटलेस वीड्स मीन वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, यानी जहाँ पर जो अनवांटेड जो घास फूस वगैरह जो उग आती है, और रूटलेस होते हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, उनकी कोई रूट नहीं होती है ना, यानी इनकी कोई जड़ नहीं है, इन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है. तो ये अनवांटेड प्लांट्स की तरह से हैं जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, और उनके जो हेयर हैं वो भी अनवांटेड प्लांट्स की तरह से, जो घास फूस होती है उनके पेलर का मतलब होता है पीले फेस, पेल स्किन, जो उनके चेहरे की स्किन पीली पड़ी हुई है वो उनके जो
बाल हैं वो टोन का मतलब बिखरे हुए रहते हैं उनके फेसेस पर, उनकी पीली स्किन पर आ जाते हैं। यानी बड़े बड़े होते कभी वो कटवाते भी नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव इनफ मनी टू गेट देयर हेयर कट, सो these are very long hair and like unwanted roots, unwanted grasses, etc. they are hanging on their pale faces. The tall girl with her weighed down head, and the poet is telling us about a tall girl who is sitting in this classroom and she had down his head, यानी उसने अपना सिर डाउन किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो ग्रेट बर्डन उसके ऊपर है, पूरा वजन है और वो काफ़ी नीचे सिर झुका करके बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, ही ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट अ बॉय। पेपर सीमिंग बॉय मीन्स ही इज़ अ बॉय हु इज़ अंडर नरिश्ड, यानी कुपोषित बच्चा है, बिल्कुल पतला दुबला सा, जिसकी रेड्स जैसी आई हैं, चूहे जैसी आंखें लग रही हैं, यानी आंखें इतनी गड्ढे में घुस गई हैं, इतनी छोटी हैं उसकी और गड्ढे में चली गई हैं, क्योंकि वो लोगों को प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता है, तो इस वजह से उनकी आंखें ऐसी, उस बच्चे की ऐसी हो गई हैं और वो बहुत पतला दुबला है, पेपर के जैसा लग रहा है, चूहे जैसी उसकी आंखें हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो स्टंटेड है मानी अविकसित है, यानी पूरी तरह से उसका विकास नहीं हुआ है, डेवलप वो नहीं हुआ है। और अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो कौन है? अनलकी एयर है, यानी एक दुर्भाग्यशाली, एयर का मतलब उत्तराधिकारी है, किसका? ट्विस्टेड बोन्स का। ट्विस्टेड बोन्स का मतलब मुड़ी हुई हड्डियों का। मुड़ी हुई हड्डियाँ कब होती हैं? इंसान के अंदर एक रोग होता है जिसे गठिया का रोग कहते हैं, और जब वो गठिया रोग हो जाता है तो उसमें अक्सर जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं। वो क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है ए फादर्स नाल डिसीज़, यानी अपने पिता की जो नाल डिसीज़ है, कहने का मतलब है कि जो कह सकते हैं गठिया वाली जो डिसीज़ है, गठिया की गांठदार जो उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, उनकी डिसीज़ को लिए हुए वो क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी अपनी डेस्क पर बैठे बैठे अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और इस डिम क्लास बोला गया क्योंकि देयर इज़ नो प्रॉपर लाइट इन दिस क्लासरूम, ऑल अराउंड देयर इज ए डार्क, सो द पोएट हैज़ कॉल्ड इट डिम क्लास। तो चारों तरफ इसमें अंधेरा सा छाया हुआ है, तो इसके ठीक पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। वो कैसा है? अननोटेड, जो ज़्यादा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत ही स्वीट एंड यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी जो आंखें हैं किसी सपने में खोई हुई हैं, यानी वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। और वो क्या है? ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम, यानी ट्री रूम में, यानी ट्री जो पेड़ होते हैं उनमें जो खोखले हो जाते हैं कई बार उनके तने, तो उसमें जो स्क्वायरल है वो उसमें रहती हैं, और वो बहुत सारी स्क्वायरल होती हैं, जैसे इधर उधर भाग रही होती है, ऐसा लगता है कि मानो कोई गेम खेल रही हो, तो वो उन गेम्स के, स्क्वायरल के गेम के बारे में सोच रहा है। अदर देन दिस, यानी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, यानी जो भी क्लास में चल रहा है उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो केवल अपने उस ख्वाब में, उस सपने में खोया हुआ है, गिलहरी के बारे में, उसके खेल के बारे में वो सोच रहा है, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट इसका स्टांजा, इसमें जो पोइट है वो क्लासरूम के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्लासरूम का वर्णन कर रहा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, यानी जो सोर क्रीम वॉल्स है, सोर क्रीम वॉल्स का मतलब, जो सोर क्रीम मतलब बहुत ही भद्दी जो क्रीम होती है, यानी बहुत ही भद्दे रंग वाली जो क्रीम होती है, उसकी तरह की दीवार हैं, यानी जो दीवारें हैं उस क्लासरूम की वो बहुत ही भद्दे तरीके से पेंट की हुई हैं, उन पर जो भी पुताई वगैरह जो की गई है वो बहुत ही भद्दी कलर की हैं। और डोनेशंस, और वहाँ पर क्या है? जो डोनेशंस में दी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे जो गवर्नमेंट कोई भी लोग आते हैं बड़े, तो वहाँ पर कुछ डोनेशंस देते हैं, तो उन डोनेशन से में मिली हुई, जो दान में मिली हुई चीज़ें हैं वो वहाँ पर लटकी हुई हैं, जैसे कि शेक्सपियर हेड, यानी एक शेक्सपियर का हेड है, यानी शेक्सपियर की तस्वीर है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक तस्वीर है वो लटकी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन, और साथ ही साथ क्या है? क्लाउडलेस एट डाउन, यानी कि जो क्लाउडलेस यानी बिल्कुल
आसमान में बादल ना हो, यानी बिल्कुल साफ दिखने वाला जो स्काई है। एट डाउन का मतलब प्रातःकाल, यानी प्रातःकाल का समय दिखाते हुए एक तस्वीर है, कहने का मतलब पेंटिंग है जो अर्ली मॉर्निंग का वर्णन कर रही है, जिसमें क्लाउड नहीं है और बहुत ही सुहावने दृश्य को दिखा रही है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और एक दूसरी तस्वीर है, एक दूसरी पेंटिंग है जिसमें बहुत सारी जो सिटीज़ हैं और उनमें बड़ी बड़ी सिविलाइज्ड डोम माने गुंबद बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली है एक, ये टायरोलीज वैली का नाम है। ये देखिए इसकी पिक्चर है, तो टायरोलीज वैली है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में है वो। तो ये पिक्चर्स वहाँ पर टकी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या है, एक ओपन हैंडेड मैप यानी कि संसार का एक बहुत ही उदार चित्र, वी कैन से, जो एक पॉजिटिव व्यू दिखाता हो, एक ऐसा वर्ल्ड का मैप वहाँ पर टंगा हुआ है जिसमें उस मैप में जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको उस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड येट, लेकिन और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यानी ये जो खिड़कियां हैं वही इनका संसार है। ये जो संसार का जो मैप दिखाया है वो उन बच्चों का संसार नहीं है। इन बच्चों का संसार क्या है, ये जो खिड़कियां हैं उस कमरे की, ये जो पिक्चर्स टंगी हुई हैं, इनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ना। उनके जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वे आर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और यहाँ पर क्या है कि ये जो खिड़कियाँ हैं इन्हीं में इनका संसार है, और ये उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो भी एक फॉग माने धुंध से जो है पेंट किया हुआ है, यानी सिर्फ धुंध ही धुंध है उनके जीवन में। अ नॉन नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लैड स्काई, और ये क्या है, एक तरह की एक नैरो स्ट्रीट है, यानी एक तंग गली है ना। स्ट्रीट का मतलब गली, नैरो मतलब बहुत ही पतली। सील्ड इन जो कि माने कैद कर रखा है उनके जीवन को इसमें, विद अ लैड स्काई, है ना। किसके द्वारा, एक लैड स्काई के द्वारा। लैड का मतलब बहुत ही शीशे के जैसे रंग जैसी भद्दी स्काई से, स्काई का मतलब आकाश से, फार फ्रॉम रिवर्स, और जो ये इनकी दुनिया है वो क्या है, जो रिवर्स हैं, केप्स हैं। केप्स का मतलब जो अंतरीप जिसको हम कहते हैं, क्या होता है ये अंतरीप, ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ लैंड होता है जो कि समुद्र तक जा रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं अंतरीप। तो ये केप्स हैं। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड है, संसार के जो स्टार्स हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी जगह, उन चीज़ों से ये काफ़ी दूर हैं, इनसे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. Means the poet is telling us that the picture of Shakespeare is a bad example for him, for these children. And Shakespeare has the achievements of Shakespeare have no meaning for them. एंड द मैप इज़ ऑल्सो ए बैड एग्जाम्पल, यानी जो शेक्सपियर की पिक्चर है उसकी अचीवमेंट और ये संसार का जो मानचित्र दिखाया गया है जिसमें सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई हुई हैं, ये उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है ना। विद शेप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और साथ ही साथ इसमें और पिक्चर है जिसमें शिप्स दिखाए गए हैं, सन दिखाया गया है, प्रेम दिखाया गया है, यानी लोग आपस में जैसे प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, ये सब दिखाया गया है। बट ये सब उनके लिए यूज़लेस है, क्योंकि अगर वो इनको देखते हैं तो वो टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको चोरी करने के लिए, अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर वो इन चीज़ों को देखता है तो उसके मन में इन सब चीज़ों को पाने की इच्छा होगी, और उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, तो वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को किसी दूसरे माध्यम से यानी कि अपराध के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो पोएट इज़ टेलिंग अस दैट दीज आर वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर दीज चिल्ड्रेन फॉर लाइफ्स that slowly turn in their crumpled holes from fog to endless night। यानी वो कहता है कि ये जो बच्चे हैं इनका जीवन कैसा है, इनका जीवन ऐसा है जो चुपचाप से
शुरू होता है इन देयर क्रैम्पल्ड होल, यानी उनके क्रैम्पल्ड होल से, यानी कि जो नैरो क्रैम्पल्ड का मतलब नैरो जो होल्स है, यानी जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनकी बिल्कुल बंद गलियाँ सी हैं, वहाँ से शुरू होता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और वो फॉग का मतलब धुंध में से शुरू होकर के और रात को एंडलेस नाइट जो है, असीमित जो रात है, वहाँ तक चला जाता है। यानी उनका जीवन धुंध से ही शुरू हो जाता है, अंधकार में ही शुरू होता है और अंधकार में ही जा कर के ख़त्म हो जाता है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. On their slag heaps माने क्या होता है? रिफ्यूज ऑफ स्मेल्टेड मेटल। जैसे मेटल को स्मेल्ट किया जाता है, तो मेटल को जब स्मेल्ट किया जाता है तो जो कुछ भी बचता है उसको हम स्लैग कहते हैं। तो उसकी हीप पर इनकी ज़िंदगी है, उनकी हीप जैसी इनकी ज़िंदगी है। एंड दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप, और ये जो बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि जो इनकी जो स्किन है वो ऐसा लगता है कि कपड़े हैं उन्हें पहने हुए हैं, यानी इतने पतले होते हैं, इनकी खाल लटक रही होती है, और जिनमें से क्या होता है, इनकी जो हड्डियाँ हैं, इनका जो स्केलेटन है वो पूरा, वो इनकी स्किन में से पीप माने झाँक रहा होता है। ऐसा लगता है क्योंकि वो हड्डियाँ साफ नज़र आती हैं उनकी, तो ऐसा लगता है कि वो झाँक रही हों। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील मैंडेड ग्लास, और ये जो स्पेक्टिकल्स भी पहने होते हैं, यानी कुछ बच्चे हैं जो ऐनक लगाए होते हैं, चश्मा लगाए होते हैं, और ये कौन से चश्मे होते हैं? मैंडेड ग्लास वाले, यानी जिन पर ग्लास को मैंड किया गया है, यानी रिपेयर किया गया है। स्पेशली वो क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा फेंके हुए चश्मे होते हैं, वो इन्हीं को पहन लेते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और किसकी तरह से होते हैं? जैसे वो बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे और वो कैसे लगते हैं? जैसे मानो स्टोन पर बॉटल बिट्स पड़े हों, यानी बोतल के टूटे हुए, किसी बोतल, कांच की बोतल के टूटे हुए टुकड़े पड़े हों, ऐसे वो लगते हैं। इनके स्पेक्टिकल्स का स्टील का फ्रेम होता है, लेकिन उनमें जो ग्लास लगा होता है वो टूटा फूटा रिपेयर किया हुआ होता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी उनका पूरा का पूरा जो समय है, जो पूरा स्थान है, वो क्या है? वही फॉगी स्लम है, यानी अंधकार से, धुंध से भरा हुआ वो गंदी बस्ती वाला स्थान। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो वो कह रहा है कि ये जो पिक्चर, तस्वीर जो शेक्सपियर मैप वगैरह की जो लगाई हुई हैं, वो उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। तो वो कहता है कि जो मैप हैं, जो भी कुछ बनाया गया है उनके लिए, क्या बनाया जाना चाहिए? विद स्लम्स एज बिग एज डूम, यानी तो जो पोइट है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उनकी क्लासरूम से ये मैप को हटा दें और उसके बजाय एक ऐसा मैप लगाएं जिसमें उनकी उन स्लम्स को, उन गंदी बस्तियों को बड़े बड़े गुंबद के रूप में दिखाया गया हो। तो देखिए, अब लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। इसमें जो पोइट है वो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक बता रहा है। तो वो कहता है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। वो कहता है कि ये जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर वहाँ पर मिलने के लिए नहीं आता है, तब तक ये जो विंडोज़ हैं यही उनका मैप हैं, यही उनका संसार है। और ये विंडो कैसी हैं? जो उनकी जो लाइव है, उनका जीवन है, उनको शट कर देती हैं, उनको बंद कर देती हैं। किसकी तरह से? कैटाकोम्स की तरह से। कैटाकोम्स का मतलब जो कब्रिस्तान में जो कब्र होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बंद रहती हैं, उस तरीके से इनका जीवन भी उन्हीं जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियां हैं बेकार सी, उन्हीं के अंदर दबा हुआ है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो कभी यहाँ पर कह रहा है, लोगों से कह रहा है, अपील कर रहा है, जो हमारे गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं या जो पॉलिटिशियन हैं, उनसे कह रहा है कि इन सब को तोड़ दो, ये जो विंडोज़ हैं इनको तोड़ दो, और जब तक कि टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वो जो टाउन है उसको ना तोड़ दें। यानी ये जो लोग हैं वो कहीं ऐसे उस क्रोध में ना आ जाएं एक दिन कि वो इन सब चीज़ों को तोड़ दें। तो वो कहता है एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, यानी ये जो बच्चे हैं झुग्गी झोंपड़ियों वाले, स्लम एरियाज़ वाले, उनको वो ग्रीन फील्ड्स में ले जा करके उन्हें वो दिखाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को, अज्योर का मतलब ब्लू, यानी सुहावना, उनके संसार को सुहावना बनाएं, उनको गोल्ड सैंड्स पर दौड़ाएं, यानी जो गोल्डन भूरी जो सैंड है उस पर उनको दौड़ाएं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो टंग्स हैं, यानी उनकी जो जीभ है, उनको रन करने दो नेक्ड, खुली तरीके से, इनटू बुक्स माने किताबों में। कहने का मतलब है जो बुक्स हैं उसका उनको ज्ञान दो। जो टीचर्स हैं वो शायद ही परवाह करते हैं इन बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने की,
तो जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन बच्चों को पढ़ाएं, वो बुक्स है उनको समझाएं उसमें क्या लिखा है। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए जो चारों तरफ जो वाइट एंड ग्रीन लीव्स है यानी चारों तरफ फैली हुई जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो उनके लिए ओपन कर दी जाए, उनको वहाँ ले जाया जाए, उनको वो समझाया जाए। तो जिससे क्या होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ। क्योंकि पोइट यहाँ पर कहता है हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, हिस्ट्री इतिहास उन्हीं का ही होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान होती है। कहने का मतलब है जिनके जो कुछ समझते हैं, जो पढ़ते हैं लिखते हैं, जिनकी भाषा पर अच्छी कमांड होती है, उन्हीं का इतिहास बनता है। यानी जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं तो उनका इतिहास नहीं होता है, उनका जीवन ऐसे ही शुरू हुआ और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन।